आज हम बीए तृतीय वर्ष के हमारे जो कोर्स में है सेकंड पेपर नाटक, उसमें नाटक के तत्वों का हम अध्ययन करेंगे। भारतीय आचार्यों ने प्रमुख रूप से नाटक के 5 तत्व माने हैं। पहला तत्व है कथा वस्तु। नाटक की जो कथा वस्तु है वो लोक प्रसिद्ध होनी चाहिए, यानी लोक में फैली हुई कहानी नाटक की कथा वस्तु के अंतर्गत आती है। कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है, आधिकारिक कथा वस्तु और प्रासंगिक कथा वस्तु। आधिकारिक कथा वस्तु का संबंध नायक से होता है और प्रासंगिक कथा वस्तु ये है आधिकारिक कथा वस्तु को पुष्ट करने वाली, उसको बढ़ाने वाली, उसके सहायक के रूप में होती है। तो प्रमुख रूप से कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है, आधिकारिक कथा वस्तु और प्रासंगिक कथा वस्तु। प्रासंगिक कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है, एक होती है पताका और एक प्रैकरी। पताका जो प्रासंगिक कथा वस्तु है वो दूर तक चलने वाली कथा वस्तु होती है और प्रैकरी तथा प्रासंगिक कथा वस्तु छोटी होती है। रामायण में सबरी की कहानी को हम प्रैकरी कह सकते हैं और विभीषण जामवंत की जो कहानी आती है वो पताका के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। नाटक का जो दूसरा प्रमुख तत्व है वो है पात्र योजना। नाटक के पात्र ही कथा को विकसित करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों के अंतर्गत नायक, नायिका, विदूषक जैसे अन्य सहायक पात्र भी आते हैं। नायक 4 प्रकार के माने जाते हैं। पहला जो प्रकार है नायक का वो है धीरोदात्त। धीरोदात्त कोटि का नायक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अंतर्गत दृढ़ता, क्षमा, गौरव, विनय, गौरव जैसे गुण विद्यमान होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम रामायण के नायक भगवान श्री राम को धीरोदात्त कोटि का नायक मानते हैं। दूसरा जो नायक का प्रकार है वो है धीर ललित। धीर ललित कोटि का जो नायक है वो श्रृंगार रस से संबंधित होता है, यानी इस नायक में रसिकता, कला एवं प्रेम के प्रति की भावना होती है। उदाहरण के तौर पर अभिज्ञान शाकुंतलम जो संस्कृत का नाटक है उसका नायक राजा दुष्यंत को हम धीर ललित कोटि के अंतर्गत रख सकते हैं। नायक का तीसरा प्रकार है धीर प्रशांत। धीर प्रशांत श्रेणी का नायक आत्मसंतोषी, विनम्र, धर्मपरायण एवं शांत स्वभाव का होता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो युधिष्ठिर जो महाभारत में पांडवों का सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर, उसे हम धीर प्रशांत नायक कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत ये सभी गुण पाए जाते हैं। वो आत्मसंतोषी भी था, विनम्र, धर्मपरायण, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा जाग रहने वाला और शांत स्वभाव था उसका। और नायक का चौथा और अंतिम प्रकार है धीरोदात्त। इस कोटि का नायक कुटिल होता है, कपटी होता है, नीतिज्ञ होता है, यानी जानकार तो होता है। रामायण का जो खलनायक है रावण, उसे हम धीरोदात्त कोटि का नायक मानते हैं। तो इस प्रकार जो पात्र है, पात्रों में जो नायक कथा वस्तु को आगे बढ़ाता है, नायक इस प्रकार 4 प्रकार के माने जाते हैं। नायक की प्रेमिका या पत्नी को नायिका कहा जाता है। नायिका के भी कई भेद नाटकों में होते हैं। प्रमुख रूप से 2 भेद किए जाते हैं, स्वकीय नायिका, परकीय नायिका। स्वकीय नायिका वो होती है जो केवल अपने प्रेमी से या अपने पति से ही प्रेम करती है, और परकीय नायिका वो कहलाती है जो अपने
पति या प्रेमी के अलावा किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है वो परकीय त्रुटि की श्रेणी में आती है। इसके अलावा नायिका के और भी प्रकार माने गए हैं। आगत पति का, वासक सज्जा, खंडिता, अन्य प्रकार भी नायिका के होते हैं। विदूषक ये भी पात्र योजना में आता है। हास्य रस का संचार करने वाला होता है। नाटक के अंतर्गत बीच बीच में हास्य रस जहाँ पर आता है वो पात्र विदूषक करता है। यह नायक का सहयोगी होता है। नाटक का तीसरा तत्व है रस योजना। आचार्य भरत मुनि ने रस निष्पत्ति को नाटक का प्रमुख उद्देश्य माना है। आचार्य भरत मुनि अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में लिखते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग अदृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि उत्पत्ति होती है। जब नाटक रंगमंच पर खेला जाता है तो जो दर्शक होते हैं वो अपने पराई की भावना से मुक्त होकर एक साधारणीकरण की अवस्था में पहुंच जाते हैं। यानी राम कथा का दर्शक राम कथा को देखते हुए अपने आप को राम का सहयोगी या राम समझने लग जाता है, और यही साधारणीकरण की अवस्था आचार्य भरत मुनि ने मानी है। नाटक में 9 रसों का संचार होता है। काव्यशास्त्र में रस भी 9 माने गए हैं। प्रत्येक रस से संबंधित एक स्थायी भाव होता है। जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है, वीर का उत्साह है, शांत का निर्वेद, करुण का शोक, हास्य रस का हास, विवश रस का जुगुप्सा या घृणा, क्रोध रस का क्रोध, भयानक रस का भय और अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य। तो प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव काव्यशास्त्र में होता है। इनमें से श्रृंगार, वीर और करुण, इन 3 रसों में से कोई ना कोई एक रस नाटक में अवश्य होता है। चौथा जो तत्व है वो है अभिनय। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, यानी ये आंखों के द्वारा देखा जा सकता है और इसलिए इसको रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है। रंगमंच पर प्रदर्शित किए जाने के कारण ही नाटक की सफलता निर्भर करती है। यह है अभिनय 4 प्रकार का होता है। आंगिक अनुभव अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय। आंगिक का संबंध अंगों के संचालन से होता है। वाचिक अभिनय का संबंध वाणी से होता है। आहार्य अभिनय का संबंध केश विन्यास, वेशभूषा, साज सज्जा से होता है। और सात्विक अभिनय का संबंध स्वेद यानी पसीना, अश्रु से होता है। और सात्विक अभिनय सबसे कठिन माना जाता है। नाटक का अंतिम तत्व है वृत्ति। वृत्ति का संबंध भाव से होता है। वृत्ति भाव से संबंधित होती है। यह नाटक का अंतरंग तत्व है, जबकि जो शैली होती है वो नाटक का बहिरंग तत्व मानी जाती है। वृत्ति 4 प्रकार की होती है। केशकी वृत्ति, शाकवती वृत्ति, आर्भटी वृत्ति और भारतीय वृत्ति। केशकी वृत्ति का संबंध श्रृंगार एवं हास्य रस से होता है। इसके अंतर्गत नृत्य, गान की प्रधानता होती है। शाकवती वृत्ति शौर्य, दान और वीर रस से संबंधित होती है। दया जैसा भाव इसमें पाया जाता है। आर्भटी वृत्ति इसका संबंध भयानक और रौद्र रसों से होता है। भारतीय वृत्ति, इस भारतीय वृत्ति में स्त्रियां वर्जित होती है, क्योंकि इस वृत्ति का संबंध मारकाट जैसे जटिल अभिनय से होता है। तो ये नाटक के 5 प्रमुख तत्व माने गए हैं। धन्यवाद।